तो अब आगे कंडीशन बनती है कि सर क्रिटिकल अप्राइजल क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, कि 1950 से 1990 के बीच में हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसा रहा। तो देखो, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, अच्छी चीज हुई। हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड प्रोडक्शन में, कि हम अपना प्रोडक्शन खुद ही करने लगे, हमको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा हुआ। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम था वो हट गया। इसमें जो लोग एम्प्लॉयड थे वो ज्यादा थे। कंट्रीब्यूशन तो आप जीडीपी में कर रहे हो कम, लोग लगे हुए हैं ज्यादा, तो इसका मतलब जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, दैट्स कॉल्ड हिडन एम्प्लॉयमेंट। तो उस कंडीशन में वहां हिडन एम्प्लॉयमेंट चल रहा था। और हमारी 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, जो कि बाद में हम आ गए कितने पे, 65% पे आ गए थे बाद में। और अभी भी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बनी हुई थी। लेकिन हमारे इंडस्ट्री सेक्टर जो कि सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो कि टर्शियरी सेक्टर था वो अंडर डेवलप था। यानी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग एग्रीकल्चर को छोड़ना के यहाँ आना भी चाहें तो वो यहाँ आ नहीं सकते थे, क्योंकि ये सेक्टर हमारा इतना डेवलप नहीं था। इसलिए वो लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे, जबकि एग्रीकल्चर में उनकी जरूरत नहीं थी। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, क्योंकि हमारी इनकी कैपेसिटी नहीं थी इन सेक्टर्स की कि वो इन लोगों को एब्जॉर्ब कर सके, यानी एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो ये लोग जरूरत से ज्यादा काम कर रहे थे, दैट्स कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। ये इसकी कैसी कंडीशन थी। दिस सेक्टर प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस है, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो 3-3, 4-4 हजार आदमी इसमें काम कर सकते हैं। इट मोर स्टेबल देन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट था, इसमें मॉनसून का कोई चक्कर नहीं था, तो इससे स्टेबल था। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। इससे मॉडर्नाइजेशन होता है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। और ये बात अपन चाइना में देख भी रहे हैं, क्योंकि चाइना ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर रखा, इसीलिए उसके डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा रीजन रहा। क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, ज्यादा इनकम देती है, उससे जीडीपी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल है चाइना। कांट थ्रू एग्रीकल्चर, ये सब चीजें हम एग्रीकल्चर से नहीं कर सकते, क्योंकि वो मानसून पर है, और मानसून क्या है, अनस्टेबल है। तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अब यहां से चालू होगा, इससे पहले वाला रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर नहीं था, ये तो उसी का पॉइंट था। तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या, देखो सेक्टर दो होते हैं, एक तो प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर में कुछ कमियां थी। पहली, कैपिटल ही नहीं थी, पैसा ही नहीं था लगाने के लिए, इंसेंटिव नहीं थे, मोटिवेशन नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, और प्रॉफिट मोटिव वो चाहते थे और प्रॉफिट कम था। दैट्स वाई इनके पास मोटिवेशन नहीं था। दैट्स वाई इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में कम लगी, इंडस्ट्री कहां लगी, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट। अब इस कंडीशन में यहाँ कैपिटल यानी पैसा कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो जितनी भी बिग इंडस्ट्री लगी उस वक्त वो पब्लिक सेक्टर में लगी, गवर्नमेंट ने लगाई। लेकिन समस्या क्या थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फिक्स सैलरी पर है, उसको क्या मतलब मेहनत से, तो पुअर मैनेजमेंट था, अच्छे ढंग से मैनेज नहीं हुई, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बिग इंडस्ट्रीज थी, तो बहुत बड़े लॉसेस भी हुए। और ये सारे लॉसेस किसके ऊपर आ गए, गवर्नमेंट के ऊपर, बर्डन ऑन गवर्नमेंट। और तो सारा का सारा नुकसान गवर्नमेंट के खाते में गया, और इस कारण से ये बड़ी इंडस्ट्री का जो रोल था, वो जो सोचा था वो नहीं हो पाया। देन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो उसमें एक रेजोल्यूशन लिया गया, इसको आईपीआर बोला जाता है। क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इससे पहले ओल्ड पॉलिसी हमारी बनी थी 1948 में, आजादी के जस्ट बाद। फिर नई पॉलिसी आ गई 1956 में। इन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इसी पॉलिसी में होता है 1956 में। 3 शेड्यूल बनाए गए। शेड्यूल ए, शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्री कर दी गई जो ओन बाय स्टेट यानी गवर्नमेंट करेगी। ऐसी 17 इंडस्ट्रीज बनाई गई। कौन कौन सी, एटॉमिक, रेलवे, एयरक्राफ्ट, ऑयल, शिपिंग। यानी शेड्यूल ए में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही रहेगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। एक लिस्टिंग बनाई गई शेड्यूल बी की, इसमें स्टेट ओन्ड भी थी और प्राइवेट भी थी, यानी दोनों काम करेंगे। यानी स्टेट इनिशिएट करेगी प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट से काम को जो है वो चलाएगा। जैसे एल्यूमिनियम, माइनिंग, फर्टिलाइजर्स, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर काम किया। तो शेड्यूल ए में सिर्फ गवर्नमेंट, शेड्यूल बी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, और शेड्यूल सी रिमेनिंग इंडस्ट्री जो भी है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई, यानी इसमें गवर्नमेंट नहीं आएगी। स्टेट उनको इनकरेज करेगी, फैसिलिटेट करेगी, यानी फैसिलिटीज देगी,
लेकिन उनको कंट्रोल करेगी। ये नहीं हो कि प्राइवेट सेक्टर मनमानी करे, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे जियो अगर इंडिया में काम कर रहा है तो लाइसेंस में काम करेगा, अगर गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी तो काम नहीं कर सकता। और रेगुलेशन का एक्ट होगा, मतलब इसमें पूरा जो रूल है रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर है लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल जरूर करेगी थ्रू लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। तो आ सकता है शेड्यूल सी को गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, लाइसेंस एंड रेगुलेशन एक्ट। तो क्वेश्चन बन भी सकता है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होती है, कि गवर्नमेंट रिटर्न परमिशन देती है प्राइवेट सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, इसी को इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहते हैं। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 बना था। एम्पायर, इसके गवर्नमेंट को एम्पावर मिली टू इशू लाइसेंस। गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर लाइसेंस देती है टू इशू लाइसेंस फॉर, किस लिए, कि आप नई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे रही है। एक्सपेंशन कर सकते हो, जो एग्जिस्ट कर रही है उसको बढ़ा सकते हो। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा सकते हो, पहले आप 10 प्रोडक्ट बना सकते थे अब 15 बना सकते हो, ऐसा कुछ, इसको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहते हैं। एक नया वर्ड उस वक्त डेवलप हुआ, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्रपोज्ड बाय कार्वे कमेटी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसएसआई का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्वे कमेटी ने। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें कर दी गई 1950 में, ये 5 लाख थी, यानी 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहे हो तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा। और आज की डेट में यह है 1 करोड़, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट एसएसआई के अंदर आता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एसएसआई से सबसे बढ़िया फायदा था कि ये लेबर इंटेंसिव होती, और आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपके जो हैं वो एसएसआई सेक्टर के अंदर ही होते हैं। लेकिन एसएसआई छोटी फर्म्स होती है, उनको नीड प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है फ्रॉम बिग फर्म। भाई बड़ी मछलियां आ गई तो छोटी मछलियों को खा जाएगी, तो जो बड़ी फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म बिग फर्म से कंपटीशन नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई स्मॉल फर्म को प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए कि ये रिजर्व प्रोडक्ट बिग फर्म नहीं बना सकती, ये स्मॉल फर्म ही मेक कर सकती हैं। इससे क्या हुआ, इस फील्ड में कभी कंपटीशन नहीं होगा, बिग फर्म तो इसमें आ ही नहीं सकती, इनके तो क्रॉस है, बना यही सकती हैं। और गवर्नमेंट ने इनको इंसेंटिव ये दिया स्मॉल फर्म को कि एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है वो कम लगेगा, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये रिजर्व कर दिए प्रोडक्ट कि इनको स्मॉल स्केल एसएसआई बना सकते हैं, बिग कंपनीज या बिग फर्म नहीं बना सकती। सही है, आगे चल